अपने आप को अच्छा रखना, सुंदर बनाना ज़रूरी है, बट उस सुंदरता के चक्कर में अपने आप को नकली मत बनाओ। कलर से वाकई में बाल खराब होते हैं या कोई भी केमिकल आपके हेयर को डैमेज नहीं करता है। रीज़न कैरेटीन बालों के लिए ठीक होता है? सबसे हार्मफुल जो प्रोडक्ट है। हम लोग स्ट्रेट करके बाल आते हैं तो कई सैलून वाले बोलते हैं कि भाई आपने ना हर 15 दिन में स्पा लेना है ताकि आपके बाल हेल्दी हो और बहुत अच्छी हो जाए। क्या ये बात सही है? ट्रीटमेंट अगर लॉरियल का हुआ है और वो प्रोडक्ट भी आपको लॉरियल का दे रहा है तो उसमें एक रीज़न होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्मूथिंग के लिए हाँ, तो हाँ। पैसा निकाल लेते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास में अब शैम्पू खरीदने के बिल्कुल, लिए मैं पैसा अब नहीं और ये वो होता है एक्चुअल में ये आई प्रॉब्लम टोटली होती है। अंडरस्टैंड। शैम्पू मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी काम करता है जितना काम होता है वो। कैरेटीन या बोटॉक, इन दोनों में से क्या सेफ है? रियासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। नमस्कार दोस्तों, स्वाति हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं कुसुम स्वाति परिवार की टीम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज एक ऐसे गेस्ट हमारे पास में हैं जो कि बालों को ही नहीं संवारते बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी को भी संवारते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं वेलकम करना चाहूँगी मिस्टर हितेश जी का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट शूट में। और यहाँ हम बहुत सारी ऐसे हेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जो मार्केट में मिथ्स रहते हैं, लोगों को कन्फ्यूज़ किया जाता है कि कैसे उनको मिसगाइड करके सैलून्स में ना सर्विस को सेल करने का जो काम हो रहा है, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम हितेश है और मुझे लगभग 13 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। और बाय प्रोफ़ेशन मैं एक हेयर आर्टिस्ट हूँ, हेयर एक्सपर्ट हूँ, हेयर टेक्नीशियन हूँ। और सारी चीज़ें 13 साल के एक्सपीरियंस में जो आज मेरे साथ हुई हैं, वो मैम के थ्रू मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। और कनेक्ट रहना हमारे साथ में, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जिसके अंदर आपको ये पता चलने वाला है कि आप किस तरीके से अपने हेयर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज पूरा पॉडकास्ट सुन के जाना था। जो आपका प्रोफेशन है, इसमें जी। आप बाय चॉइस गए हो या आपका सपना ही था कि हेयर ओके, ओके। ठीक है, ये चीज़ ना मैं बहुत लोगों के साथ मैं कभी शेयर नहीं करता कि मैं इस प्रोफ़ेशन में कैसा है, लेकिन आज आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। प्रोफ़ेशन बाय चॉइस मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को मिल पाता है, जो मुझे ऐसा लगता है। मेबी हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है, मैं वो बताना चाहूँगा। मेरा कभी कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि मैं एज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट बनूँगा। इवन कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि हाँ, मेरे फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था जो सैलून से रिलेटेड किसी फ़ील्ड में हो, बिल्कुल भी नहीं था। और डेस्टिनी मुझे उस जगह पे लाके उसने खड़ा किया, जिसके बाद मुझे और कोई और चीज़ समझ में नहीं आई और फिर मुझे लगा कि आई थिंक ये एक बेस्ट ऑप्शन है और इसको मुझे ग्रैब करना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। और जब मैं सैलून इंडस्ट्री में आया, बहुत बार मूड्स है ना स्विंग्स हो रहे थे कि यार क्या है, क्यों है, क्या कर रहा हूँ? लेकिन धीरे-धीरे मज़ा आने लगा और जब मज़ा आने लगा, होता है ना कि जब आप किसी काम से प्यार करने लगते हो, जब आप उस काम को समझने लगते हो, जब उस काम की रिस्पेक्ट करने लगते हो, तो वो काम आपको उस वैल्यू तक पहुँचा देता है, उस मुकाम तक पहुँचा देता है जहाँ आप जाना चाहते हो। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो स्टार्टिंग जब जर्नी रही, बहुत अप एंड डाउन्स आए, चॉइस बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा, बाय प्रोफ़ेशन मैं पहले एक बहुत बड़ा नहीं, छोटा-मोटा एक गिटारिस्ट था, गिटार प्ले करता था, तो कभी एक ड्रीम था कि ठीक है, कभी एक म्यूज़िशियन बनूँगा, गिटारिस्ट बनूँगा, कुछ करेंगे, कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे। बट डेस्टिनी कुछ में कुछ और ही लिखा हुआ था कि कहीं और ही जाना है, तो हम पहुँच गए हेयर सैलून में। और आज इतना टाइम हो गया है, 12-13 साल हो गए हैं, करने में बहुत मज़ा भी आ रहा है और थोड़ी-सी एक मार्केट वैल्यू बनानी है। जो लोग मुझे जानते हैं, वो अच्छे तरह से जानते हैं कि हितेश क्या है, क्या करता है, किस तरीके से करता है। 12th के बाद हर किसी का सपना होता है डॉक्टर, इंजीनियर, तो आपका सपना हेयर एक्सपर्ट का। ओके, पता है एक चीज़ है, मुझे बताते हुए बड़ी हँसी आती है। मतलब ये एक मज़ाक हुआ है लाइफ में कि मेरी फैमिली में मोस्ट ऑफ दी जो मेरे दादाजी थे, मेरे फादर, इवन मेरी सिस्टर, मोस्ट ऑफ द सब सिविल सर्विसेज में है। कोई आर्मी में जा रहा है, कोई यूपी पुलिस में मेरी सिस्टर है। तो पापा को भी लगता था कि घर का अकेला बेटा है, एटलीस्ट इसको तो वहीं धक्का देना है, भेजना नहीं है, धक्का देना है, धक्का दे के भेजना है। और मेरा ऐसा कभी चॉइस था ही नहीं। मुझे कुछ ना डिफरेंट ही ट्राई करना था। मैं कभी जिस पैटर्न में मेरी पूरी फैमिली घूमती आई है अभी तक, मैं उसमें घूमना ही नहीं चाहता था। तो मुझे था कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ, तो इसलिए मैंने गिटार को चूज़ किया कि मेबी गिटार के थ्रू मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकता हूँ, अपने आप को एक अलग फील्ड में लेके जा सकता हूँ। बट आई थिंक वो उसका जो सफ़र था वो मेरे साथ ज़्यादा लंबा नहीं था।
अच्छा, मेरी जो जर्नी थी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। जर्नी जो मेरी हेयर की स्टार्ट हुई वो मेरी एक स्टूडेंट के थ्रू स्टार्ट हुई। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको सीखना था, काम मुझसे ही सीखना था। तो ओके, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब भी मैंने स्टार्ट किया गिटार को प्ले करना, जब मैं अच्छा खासा एक छोटे-मोटे शो मुझे मिलने लग गए, मुझे लगा कि अब लाइफ मेरी स्मूथ जा रही है, मैं एक अच्छे फ्लो के साथ जा रहा हूँ। तो वहीं मेरी एक बार मुलाकात एक लड़की से हुई जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और आज भी दोस्त है। तो उसके थ्रू मैं इस फील्ड में, जिसे मैं बोलूँ कि हेयर इंडस्ट्री में आया। वो एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट थी, उसको गिटार लर्न करना था। तो मैं उसको गिटार सिखाने जाया करता था और उसका एक छोटा-सा सेटअप था जो उसके घर के पास ही था। तो क्लासेस जब मैं उसको देने जाता था, तो मैं देखता था बीच में कि वो कोई कस्टमर आ रहा है तो कभी कुछ करने जा रही है, कभी कुछ करने जा रही है। तो वहाँ वो देखते-देखते मेरा इंटरेस्ट ना डेवलप हो गया। वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसने मुझे पुश किया कि आई थिंक तू इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकता है। और आज जो मैं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उसको ही देता हूँ कि आज उसकी वजह से आज मैं इस फील्ड में हूँ या इस मुकाम पे हूँ, या जो मैं भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, वो सब उसकी वजह से कर रहा हूँ। ओके, एक स्टोरी मैंने आपसे सुनी थी, शायद आप वैष्णो देवी? वैष्णो देवी में गया था। हाँ जी। जी। तो वो क्या स्टोरी थी जो वैष्णो देवी देखो, मैं थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा-सा स्पिरिचुअल मैं हूँ इंसान ऐसा कि मुझे लगता है कि जैसे लोग हँसेंगे इस चीज़ को देख के कि इस एज में मैं पूजा-पाठ की बात कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप ना वहाँ उस ऑरा से, उस एक पॉजिटिव एनर्जी से ना आप कनेक्ट हो। और कनेक्ट जब आप रहते हो तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो आपको एक नया डायरेक्शन दिखाने में बहुत हेल्प करती है। तो मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैंने कई बार, मैं कभी गया नहीं था, ये फर्स्ट टाइम में मेरे साथ ये जर्नी हुई है। फर्स्ट टाइम में मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि मैंने जब प्लान किया कि वैष्णो देवी जाएँगे, तो पहले सब कुछ प्लान था कि चलो ठीक है, अपनी गाड़ी से जाएँगे या बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं। लेकिन सडनली मुझे एक ख़्याल आया कि यार थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग करते हैं। लाइफ़ में ना कुछ ट्विस्ट लेके आते हैं। तो मुझे लगा कि दिल्ली से क्यों ना हम जम्मू तक पैदल चलें। आई नो कि आप लोगों को लगेगा कि ये जो एक डिसीज़न था थोड़ा पागलपन वाला हो सकता है, बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन मुझे मज़ा आया। एंड गाइज़, मैं डेफ़िनेटली बोलना चाहूँगा कि लाइफ़ में एक बार कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस तो ज़रूर ट्राई करना जो आपको लाइफ़ टाइम याद रहे कि हाँ, आपने भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा पागलपन वाला काम किया था जो जिसको करने के बाद आपको बहुत मज़ा आया, और डेफ़िनेटली मुझे इसको करके बहुत मज़ा आया था। कोई ऐसी क्लाइंट आपका जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा हो आपके लिए? देखो, क्लाइंट्स तो बहुत सारे मेमोरेबल रहते हैं। क्लाइंट, जब भी कोई एक क्लाइंट आता है ना, तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाता है। और मैं हूँ कुछ इस टाइप का, मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैं इस टाइप का इंसान हूँ। मैं ना सामने वाले पर्सन को बहुत ऑब्ज़र्व करता हूँ कि क्या इसकी लाइफ़ में चल रहा है। मैं समझने का ट्राई करता हूँ कि इसके बॉडी मूवमेंट क्या उसके दिमाग में चल रहा है। बिकॉज़ जब हमारे पास एक क्लाइंट बैठा होता है ना 3, 4, 5 घंटे के लिए, जी। तो हमें उसे पूरा एंटरटेन करना पड़ता है। काम के साथ भी, अपनी बातों के साथ भी। जी। और बातों के साथ शायद मुझे लगता है कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि तू ठीक-ठाक खेल लेता है। तो खेलने-खेलने में ना मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि सामने वाले को समझ पाऊँ कि वो किस मेंटालिटी का है, किस तरीके से वो बातें कर रहा है, किस तरीके से वो उसको नेचर पसंद है, वो क्या चाहता है कि सामने वाला उसके साथ कैसा बिहेव करे। तो मैं डेफ़िनिटली ट्राई करता हूँ कि सामने वाले को क्या पसंद है, वैसा बनने का या वैसा उसके साथ करने का। ओके, बहुत सारे सवाल हैं मेरे हेयर प्रॉब्लम से, लेकिन उससे पहले मैं आपके पर्सनल लाइफ़ के बारे में जानना बिल्कुल चाहूँगी। जी। जी। पर्सनल लाइफ़ देखो, सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को पता नहीं होगा कि ठीक है, मैं मैरिड हूँ और एक बेबी भी है और लाइफ बहुत स्मूथ है, सॉर्टेड है। मुझे लगता है कि जितना भी हार्ड वर्क मैंने किया था, जितना भी मुझे लगता था कि एक मुझे अपनी पूरी मेहनत से जहाँ जिस मुकाम पे जाना था, शायद उतना पूरा नहीं, लेकिन लगभग मैं पहुँच चुका हूँ। तो मेरी वाइफ़ बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। बहुत मतलब आज भी ये जो पॉडकास्ट शूट हुआ है, तो मुझसे ज़्यादा तो उसको एक्साइटमेंट थी कि कैसे होगा, क्या होगा, अच्छे से करके आना। तो वो एक ब्लेसिंग है कि वो मेरे साथ है और वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करती है और मुझे लगता है कि शायद मैं उसके बिना मैं कुछ हूँ ही नहीं। अच्छा, कई सारे यूथ का प्रॉब्लम है कि पहले करियर को सेट करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखो, मैं भी यही बोलूँगा क्योंकि देखो, अगर आप शादी पहले कर लेते हो और आप करियर में धक्के खा रहे हो, तो आप भी परेशान होगे और आप अपने पार्टनर को भी परेशान करोगे। तो बेटर है कि पहले आप अपने करियर को चूज़ करो, पहले अपने एक लाइफ़ में वेल सेटल हो जाओ। एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो कि आप अपने साथ-साथ उस पर्सन, सेकंड पर्सन जो आपके साथ जुड़ने वाला है, जिसके साथ आप जाना चाहते हो, आप उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ। तब तो फिर मुझे लगता है कि शादी करते हो तो बेटर है। अदरवाइज़ कहीं न कहीं अप एंड डाउन्स अगर आएँगे तो चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अगर दोनों ही पार्टनर सपोर्टिव हैं, दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं,
तो चीज़ें ईज़ी हो सकती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मे बी ये चीज़ बोलना गलत ही होगा कि पहले करियर को ही आप फ़ोकस करो, उसके बाद में आप शादी करो, नहीं। दोनों अंडरस्टैंडिंग है, दोनों सपोर्टिव हैं, तो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आजकल के दौर में जब सभी लोग शादियों से डरे हुए हैं, क्या आपको डर नहीं? देखो, शादी जब तक होती नहीं है ना, तब तक तो बहुत डर लगता है। शादी जब हो जाएगी ना, तो आपके पास पहली बात तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको वो आपको अपनी चॉइस बनानी ही पड़ेगी, ठीक है? तो डर डर रहता है, जब तक रहता है, जब तक नहीं होती। लेकिन जब हो जाती है और आप दोनों अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे को लेके चल रहे हो, तो शादी से ज़्यादा अच्छी, ब्यूटीफुल, सुंदर चीज़ कुछ नहीं है। तो करो, लेकिन पहले लाइफ में सेटल हो जाओ, उसके बाद ही करना। मैं यही बोलूँ। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पहले लाइफ को सेट एग्जैक्टली, तो दोनों परेशान हो, दोनों ही जिंदगी की दौड़ में भागे जा रहे हो, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो, तो उस शादी का भी क्या मतलब शादी है? का कोई मतलब नहीं है। जी, जी। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात है, मैं जैसे हमारा प्लेटफॉर्म होता है कि हम लोगों को पब्लिक के लिए करते हैं हम लोग ओके। कंटिन्यूअस, तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो यूथ है वो यूथ दो चीज़ों में कंफ्यूज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस उम्र से किस उम्र तक हमें काम पे फोकस करना चाहिए, करियर पे फोकस करना चाहिए, और किस उम्र से किस उम्र तक हमें बाकी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। मैं इसके बारे में भी लाइक कि जैसे कि आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा प्यार वार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुका है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका कि ये एज ए करियर के बीच में ज़रूरी है या इसके बाद? देखो, आपका जो क्वेश्चन है कि प्यार व्यार के चक्कर में पड़े या ना पड़े, मैं बोलूँगा कि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर आप उसको समझ के चल रहे हो तो। प्यार का मतलब मेरे लिए तो प्यार प्यार का मायना ये रहता है कि मेरी बीवी, प्यार होता क्या है कि मैं बाबू सोना करूँ, ये प्यार है? बिल्कुल नहीं। मैं फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कि आपने खाना खा लिया, आप क्या कर रहे हो, ये प्यार है? बिल्कुल नहीं। प्यार का मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर को लाइफ में ग्रोथ वो किस तरीके से करे, वो आपके लिए वो चीज़ रास्ता ढूंढ रहा है, वो प्यार होता है। ठीक है, आज मेरी वाइफ है, मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, मैं 100 का 200% क्रेडिट उसको देता हूँ। वो मेरी एक छोटी छोटी चीज़ पे बहुत फोकस करती है। ओके, वो हम ये देखती है, मान सकते हैं कि पार्टनर मैटर करता तो है, बिल्कुल कि शादी मैटर नहीं करती। मैंने तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन देखे हैं, शादी के बाद बिल्कुल नहीं चल रहे, और डजंट मैटर शादी हुई है या नहीं हुई है। आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ तो चलो एक अलग ही चीज़ होगी, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपकी एक अच्छी दोस्त हो सकती है, ठीक है, आपकी मदर भी हो सकती है। तो वो जो भी आपका पार्टनर है, अगर वो आपको लाइफ में ग्रोथ करने पे आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको पुश कर रहा है कि नहीं तू जा, तू कर सकता है, वो रिलेशन सबसे बेटर है। चाहे वो रिलेशन आप कोई भी नाम दे सकते हो, वाइफ हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आजकल ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। तो गर्लफ्रेंड भी अगर है या बॉयफ्रेंड भी है, तो अगर वो अपने पार्टनर को पुश कर रहा है कि यार तू लाइफ में कुछ कर, तो इट मीन्स वो प्यार है। साथ में घूम रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, 1 साल 2 साल बाद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, मैं उसको प्यार नहीं बोलता। मतलब मैं आपके जवाब से ये मान सकती हूँ कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता बिल्कुल हाथ होता है, और एक नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता ही है। लेकिन आज का जो आप दौर देख रहे हो ना, मैं किस पे भरोसा कर सकते हो? औरत पे कर सकते हो, आदमी पे कर सकते हो, किसी पे नहीं कर सकते। तो एक सही इंसान मिलना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि औरत गलत होती है या आदमी गलत हो, गलत कोई भी हो सकता है। आज का जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो हम लोग आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है? तो एक सही व्यक्ति मिलना, सही इंसान मिलना आज के दौर में एक चैलेंज है। अगर आपने वो व्यक्ति ढूँढ लिया ना और आपको लगता है कि ये राइट पर्सन है, सबको समझ में आ जाता है। अगर कोई आप किसी के साथ कमिटेड हो, आप किसी के साथ रिलेशन में हो, आप किसी के साथ मतलब हो किसी भी तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन मेरे साथ कितना लंबा चल सकेगा, कितना ये मुझे सपोर्ट कर सकता है, कितना कोऑपरेटिव है मेरे लिए। जानने के बाद भी अगर आप अनजान मान रहे हो, आँखों पे पट्टी बाँध के रख रहे हो, तो फिर बेवकूफ़ आप हो। बेकूफ। आप दुनिया को बड़ी बोल सकते हो कि यार उसने मुझे डिच किया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसने मुझे एक ऐसे स्टेज पे छोड़ दिया जहाँ मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ज़रूरत वो ज़िंदगी भर बनी रहेगी। आपको एक दूसरे को पहले समझना पड़ेगा। समझ के चलोगे तो कोई भी रिलेशन हो बहुत अच्छा चलेगा। समझ के नहीं चल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कुछ भी चल पाएगा। अच्छा, आजकल के जो जैसे बहुत सारे ऐड आए हैं या बहुत सारे पॉडकास्ट में देख रही हूँ मैं,
आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में लंबे बालों का कुछ फैशन चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कितना सही है, मतलब अगर वाई दफ़े कोई बहुत सारे पब्लिक होती हैं जो डरती हैं कि हम लोग ये एक्सटेंशन करवाएँ या ना करवाएँ। तो ओके। उसके लिए क्या कहना है आपका? देखो, एक बात हमारी इंडस्ट्री में ना बहुत चलती है कि आप अच्छा दिखोगे तो अच्छा बिकोगे, जी। ठीक है? और दुनिया पागल ही है, सबको अच्छा दिखना है। लेकिन अच्छा दिखने के चक्कर में वो लोग ये अपने आप को कितना नकली बनाते जा रहे हैं, मैं बोलूँगा, डेफ़िनिटली बोलूँगा, इस ये वर्ड नकली वर्ड मैं बोलना चाहूँगा कि वो अपने आप को कितना नकली बनाता जा रहे हैं। नकली बाल, आईलैशेस फ़ेक लगा रहे हैं, नेल्स फ़ेक कर रहे हैं। हाँ, आपने भी किया हुआ है, लेकिन ठीक है, आप पे अच्छा लग रहा है। ओके, तो ब्यूटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बॉडी पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा। अच्छा दिखना है, थोड़ा बहुत करके भी अच्छा दिख सकते हो, बट अच्छे दिखने के लिए आप अपने आप को बिल्कुल बदल देना, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं गलत है, ठीक है? क्योंकि अब आपने हेयर एक्सटेंशन का जो टॉपिक लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग को जो कैरी ही नहीं कर पाते हेयर एक्सटेंशन, कराना गलत नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ आप जब कराते हो ना, तो उसको एक मेंटेनेंस चाहिए होती है, उसको सँभालना पड़ता है। हाँ। आप केयर नहीं दोगे, तो क्या होगा? आपकी खुद के हेयर खराब होंगे। अब आपने जो एक्सटेंशन पे स्पेंड किया है 50,000 60,000, मार्केट में 1 लाख की भी एक्सटेंशन हो रही है और वो आपके हेयर के साथ अटैच है। अगर आप उस पे केयर नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके हेयर को भी खराब करेगा। और वहीं मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप केयर करते हो, अगर आप एक्सटेंशन की केयर कर रहे हो, तो आप अपने हेयर की केयर करो ना, आप उसको ही बेटर बना सकते हो। क्यों स्पेंड कर रहे हो? क्यों खराब कर रहे हो अपने बालों को? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक स्टेज के बाद हेयर को हार्म करेंगे ही करेंगे। अपने आप को अच्छा रखना, सुंदर बनाना ज़रूरी है, बट उस सुंदरता के चक्कर में अपने आप को नकली मत बनाओ। एक आर्टिफिशियल लुक मत दो कि सामने वाला देख के जज करे कि यार सब कुछ ने नकली लगा रखा है। मैं खुद भी बोल देता हूँ, कोई मुझे सामने से दिखता है तो भाई बोलना चाहिए यार, कोई दिख रहा है तो कोई फेस पे ज़बरदस्ती का मास्क लगा के घूम रहा हो तो बोला जाएगा ना कि मास्क क्यों लगा रखा है। आप जो हो रियल रहो, केयर करो, स्किन की केयर करो, हेयर की केयर करो, बट नकली मत बनो। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं, देखो जो दिल्ली साइड में हैं, जो सिटी शहरों में हैं, उन लोगों को तो पता चल जाता है, वो कर भी लेते हैं अपने लिए इतना खर्चा। लेकिन जो गाँव साइड में हैं, वो रील देखते हैं, फिर एक सपना पालते हैं कि काश मेरे भी लंबे बाल हो। तो उसके लिए ये मिथ देखो, बहुत ज़रूरी था। एक्सटेंशन या मैं बोलूँगा हेयर पैच, ये बेसिकली बना उन लोगों के लिए था जिनके सर पे बाल है ही नहीं, या डेंसिटी बहुत लेस है, जिनका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ जिसके अच्छे खासे बाल है वो भी एक्सटेंशन लगा के घूम रहे हैं। अरे भाई, तो इस चीज़ को समझो कि उस एक्सटेंशन से आपका जो रियल अपना हेयर है, आपका जो स्कैल्प है, वो भी डैमेज हो रहा है और वो नकली बाल आपके असली बालों को ख़राब कर देंगे। तो आप क्या चाहोगे? आप नकली की केयर करोगे या जो असली उसकी केयर करोगे? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, अपने स्कैल्प की केयर करो, आप अपने हेयर की केयर करो। जितना स्पेंड आप एक्सटेंशन पे करोगे 60,000 70,000, उससे आधे अमाउंट में अगर खर्च करके अगर अपने बालों पे लगाओ, अच्छा शैम्पू यूज़ करो, एक अच्छा कंडीशनर यूज़ करो। अच्छा, मैं किसी ब्रांड को नहीं प्रमोट करूँगा कि ये अच्छा है या वो ख़राब है। जब आप यूज़ करते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फीमेल के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने देखी है अभी तक इतने टाइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी किसी क्लाइंट को ना कोई प्रोडक्ट दिया, जो मैं एक्चुअल में देखता हूँ ये चीज़ें, मैंने प्रोडक्ट दिया, उसको वो बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत बढ़िया वॉव रिज़ल्ट मिला। नेक्स्ट टाइम वो आई तो बोलती है कि सर, एक ना मैंने ये ब्रांड सुना है, क्या मैं इसको ट्राई करूँ? यार, जब आपको एक प्रोडक्ट से एक अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, आपका हेयर हेल्दी हो रहा है, तो ट्राई करने जाना ही क्यों है? जाने क्या पता वो ख़राब कर दे। हाँ, अगर ये सूट नहीं कर रहा है आपको, मैंने जो प्रोडक्ट दिया था, जो आपको बताया था, अगर वो प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा है, तो डेफ़िनिटली आप स्विच करो। बट जब आपको लग रहा है कि ये अच्छी केयर मुझे मिल रही है, मेरे हेयर की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, मेरा हेयर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेरी ग्रोथ अच्छी वापस आ रही है, तो क्यों स्विच करना है? मुझे ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आई। समझ में नहीं। हाँ, ओके। अ, आप ये बताइए कि जो अभी फ्यूचर का प्लान क्या है आपका, फ्यूचर का सपना? इसी जो आपका प्रोफ़ेशन है, इसी में काम करना है या कुछ और सोचा? देखो, ड्रीम सबके होते हैं, हाँ जी। मेरे भी थे। इवन थे नहीं, मैं बोलूँगा हैं, हैं। ठीक है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं थोड़ा बहुत गिटार प्ले करता था, वो मैं आज भी प्ले करता हूँ। सबके लिए नहीं करता तो अपने लिए करता हूँ। शौक तो अपने लिए होते हैं ना, जी। शौक अपने लिए होते हैं, तो मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। हाँ, एक टाइम था जो स्ट्रगल चल रहा था सैलून इंडस्ट्री में, बट अब मुझे लगता है कि अब मैं एक जगह पे जाके थोड़ा-सा स्टेबल हो चुका हूँ।
लाइफ में स्टेबल तो कभी कोई हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया हूँ, तो अब मैं अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर सकता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा टाइम मैं दे सकता हूँ। तो मैं डेफिनेटली उसको दोबारा ट्राई करूँगा। गिटार को सोचूंगा कि मैं अभी मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए करूँ, बाकी सब लोगों के लिए करूँ। जो चीज़ मुझे आती है मैं उससे लोगों को एंटरटेन करूँ। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि आगे मेरा जो गिटार वाला जो ड्रीम था मैं उसको पूरा करूँ और लोगों के सामने तक लेके आ पाऊँ। कभी ये नहीं हुआ कि मुझे मॉडल वॉडल इसमें नहीं हुआ या कुछ एक्टिंग वगैरह में कुछ? सपने तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर बच्चा जिसने टीवी या स्क्रीन कभी देखी होगी, थिएटर में जाके पिक्चर देखा होगा, तो उसका सबसे पहला ड्रीम तो यही होता होगा। देखिए आपकी सारी वीडियोस में देखती हूँ मैं, आपकी एक्टिंग कमाल की होती है, बहुत तो एक्ट करता हाँ, हूँ। तो वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा सबसे पहले जो अपना ड्रीम प्रोफेशन जो चूज करता होगा, वो अपनी मम्मी को या पापा को एक बार बोलता जरूर होगा, मम्मी मैं तो बड़े होकर हीरो बनूंगा। ठीक है, हर किसी का सपना होता है, लेकिन सपने सब सच में ही होते हैं। उन सपनों के लिए कुछ आपको खुद भी स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद आपसे ज़्यादा आपके जो पेरेंट्स रहेंगे उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बट लाइफ में ये सारे सपोर्ट्स हर किसी को नहीं मिलते। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ हूँ, जो भी थोड़ा बहुत नाम बनाया है, थोड़ा बहुत कमाया है, जैसे भी लाइफ चल रही है, उसका पूरा क्रेडिट जो रहता है, इवन मेरे फादर भी इस चीज़ को बोलते हैं कि वो सब मेरी मेहनत थी। मैंने कभी किसी के सामने जाके कि मुझे सिखा दो या मुझे कहीं जॉब दिलवा दो, ये आज तक मैंने कभी नहीं की। ये मुझसे होता ही नहीं है। हाँ, एक बहुत गंदी आदत है मेरी कि अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ लूँ, मुझे पता है कि आज ठीक है, मैं आज हेयर ड्रेसर हूँ, एक अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, अच्छी जगह पे मैं सेट हूँ, लेकिन इस प्रोफेशन की जगह अगर मैं कुछ और भी कर रहा होता ना, अगर मैं शू भी पॉलिश कर रहा होता ना कहीं रोड पे बैठ के, तो मुझे पता है मेरे से शू कोई पॉलिश नहीं कर पाता। तो मैं जिस काम को पकड़ता हूँ ना, मैं पूरा ट्राई करता हूँ, मैं इसमें पर 100 नहीं 200% दूँ, और उसको बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट बनाने का ट्राई करूँ। तो ये शायद लोगों को लगेगा कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, बट ठीक है, मैं हूँ ऐसा। मुझे लगता है कि यार मैं जो पकड़ूंगा मैं अच्छा करूँगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं सोनू शर्मा जी, सुना होगा। जी जी जी। तो उनका कहना भी है कि अगर कोई व्यक्ति कोई वैज्ञानिक कहता है कि अगर आपने मोची भी बनना है ना तो नंबर 1 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने डॉक्टर बनना है तो नंबर 1 डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात मुझे आपकी बहुत ये सोच मैं हमेशा, क्योंकि एक इंसान को ना हार्ड वर्क तो सबको करना है, बट गिव अप नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो लाइफ में सक्सेस है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा कमा रहा है, दोनों टाइम का खाना उसे मिल रहा है, मन चाहे कपड़े पहन रहा है, एक अच्छे घर में एक अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, तो उसने हार्ड वर्क किया है, तब वो सब चीज़ें डिजर्व करता है। अच्छा, आज की डेट में बहुत सारे लोगों के पास में खास करके देखो हमारा चैनल तो यूथ से इकलूट करता है, अधिकतर यूथ के लिए बहुत काम करता है। तो आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, यूथ सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे ब्रेकअप। हम्म, जब वो उस स्टेज में आता है तो वो सारी उम्मीदों को छोड़ देता है, उसे पता नहीं चलता पेरेंट्स क्या हैं, मैं कौन हूँ, क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब व्यक्ति इस स्टेज में आए, क्योंकि दिल है इंसान के पास में, प्यार भी होगा, ब्रेकअप भी होगा, लेकिन ऐसी कौन सी 2-3 बातें हैं कि जिससे वो उस सिचुएशन से उभरे? देखो ये प्यार व्यार मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जब तक आप दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हो। अगर सिर्फ एक चल रहा है तो वो चलना नहीं होता, वो काट रहा है, वो एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, और एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं हो सकते। एक टाइम के बाद वो व्यक्ति थक जाएगा, वो रुक जाएगा, जिसको आप लोग एक वर्ड दिया हुआ है ब्रेकअप, वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो अगर आज का यूथ सिर्फ सब कुछ छोड़ के अगर सिर्फ प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहा है, तो वो एक बहुत गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन पूछने का मेरा आपसे पर्पज़ ये था, क्योंकि आपके लिए तो मेरा और सारे क्वेश्चन्स हैं आपके प्रोफ़ेशन के हिसाब से, लेकिन व्यक्ति कैसा है, वो क्या सोच रखता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ऑडियंस देखती है ना कि हाँ, 2 लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी सोच क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है, ये भी पता चलता है। तो वो सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से पता चलती है, क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अच्छा, मैं हूँ थोड़ा-सा ऐसा, मेरा तो मुझे लगता है स्टार्टिंग से मैं मील्स के साथ कम ही रहा हूँ। मेरी खुद की अपनी 3 सिस्टर्स थी। मैं जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में, जिस जगह में रहता था, वहाँ शायद मैं एक सिंगल लड़का था, पूरी गली में सिर्फ लड़कियाँ थी।
तो मुझे तो लगता है कि मैं फीमेल को बहुत अच्छे से समझ लेता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अभी तक जो भी मेरे साथ मेरे सफ़र में जितने भी क्लाइंट्स मैंने जो भी काम किया है, जितने फीमेल्स का मैंने काम किया है, जैसा भी एनवायरनमेंट मुझे मिला है, तो मुझे लगता है कि मैं फीमेल्स को 100 नहीं बट 90% तो मुझे, अगर आप 1 घंटा उसके बाद छोड़ दो, मैं बता दूँगा कि हाँ भाई, ये कितने पानी में है। ओके। अच्छा, कोई ऐसा क्लाइंट जो अ, जिसने अपने हेयर एक्सटेंशन करवाए हो और आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया हो? 13 साल में सिर्फ एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ है, हेयर एक्सटेंशन तो नहीं मैं बोलूँगा, बट एक कलर के टाइम पे। इवन मैं बोलूँगा कि मैं उस टाइम ना एक फ्रेशर हेयर ड्रेसर था, नया-नया फील्ड में था। और ये होता है कि जब आपके सीनियर्स बैठे होते हैं ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन करेंगे, मिसगाइड कर देंगे, क्लाइंट का काम खराब हो जाए, क्लाइंट शाउट करे। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मेरा एक सीनियर था, मैं मुझे कहीं डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं इसको कैसे करूँ? तो उन्होंने मुझे बताया कि तू ये ऐसे ही मिला है, इसको ये लगा के ऐसे कर दे, ये हो जाएगा। तो मैं तो फ्रेशर था, मुझे इतना नहीं पता था, तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने कर दिया, और वहीं वो चीज़ ख़राब हो गई। तो क्लाइंट ने बहुत शाउट किया। तो वो मेरी लाइफ़ का फर्स्ट और लास्ट। उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिए थे कि मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि शायद मुझे इतना नहीं पता, ये मुझे अच्छा गाइड करेंगे। लेकिन जितनी भी थ्योरेटिकल मैंने सीखा है, जितनी भी चीज़ें मैंने समझी हैं, जब से लेके आज तक मैं अपने थ्योरी और अपने काम पे भरोसा करके काम करता हूँ। मैं कभी किसी से नहीं पूछता, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला, लाइफ में कोई है जो चाहेगा कि ये बंदा ग्रोथ करे, नहीं ना? सब गिराने का ही सोचेंगे, तो हर कोई मिसगाइड करता है। तो बस एक वही एक क्लाइंट के साथ एक एक्सपीरियंस रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है, जब सब तक सब सॉर्टेड है, कुछ नहीं हुआ। क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, अच्छे सेटिस्फाइड होके जाते हैं, काम अच्छा उनको पसंद आता है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे नाम चल रहा है, वो आप जानते ही हो। ओके। अच्छा, एक और है जैसे हेयर कलर। मैंने बहुत टाइम पहले 1-2 साल पहले मैंने खुद के भी करवाए थे और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब कलर करवाते हो आप तो कुछ समय के बाद जो बाल होते हैं वो जल जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं और वो अलग ही टाइप से लगते हैं। बहुत सारे लोग कलर तो करवाना चाहते हैं क्योंकि हर चीज़ हर इंसान को करना है, लेकिन डरता है इंसान। तो ये डर निकालना है उनका कि कलर से वाक़ई में बाल खराब होते हैं या ये उनका डर है? देखो, कलर या कोई भी केमिकल, मतलब कोई भी आपका उसमें स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स, केराटिन, ये सब चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। कोई भी केमिकल आपके हेयर को डैमेज नहीं करता है। रीज़न बस एक चीज़ है कि वो जो प्रोडक्ट आपके हेयर पे लग रहा है ना, वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि जो भी आपके हेयर पे काम कर रहा है, उसको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, किसी के एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओ और एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओ, और वो इंजेक्शन लगा रहा है। एमबीबीएस डॉक्टर से ना शायद आप पूछोगे भी नहीं कि वो इंजेक्शन क्यों लगा रहा है। लेकिन एक जो गली मोहल्ले में छोटा सा काउंटर लेके बैठा हुआ ना, आप उससे पूछोगे ये करेगा क्या? इससे होगा क्या? इससे कोई नुकसान तो नहीं है? ठीक है, आपको ना उनकी क्वालिफ़िकेशन पे डाउट होता है। तो जहाँ भी ये प्रॉब्लम सामने आती हैं कि हेयर बर्न हो गया, डैमेज हो गया, हेयर ख़राब कर दिया, ये वहाँ आती हैं जहाँ आप, पहली चीज़, एक तो सस्ता प्रोडक्ट चाहिए लोगों को। अच्छा, प्रोडक्ट सबसे फ़ेवरेट प्रोडक्ट कौन-सा है आपका? अच्छा, मैं बोलता हूँ कि लॉरियल के अंदर लॉरियल मेरा फ़ेवरेट है, बिकॉज़ लॉरियल पे ना लोग ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करते लॉरियल हमारी मार्केट में ऑलमोस्ट 33 ईयर से रन कर रहे हैं इंडिया के अंदर। उसको लोग ट्रस्ट करते हैं, और ऐसा नहीं कि ट्रस्ट करते हैं तो प्रोडक्ट सही है या ख़राब है, प्रोडक्ट जेनुइनली बहुत अच्छा है, बट अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो तो, ठीक है। और जो ये आपका क्वेश्चन था कि हेयर डैमेज जो हो रहा है, मैं उसके लिए बोलना चाहूँगा, प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा रहे हो, अच्छी गाइडेंस के साथ लगा रहे हो, तो डेफ़िनिटली आपका हेयर हमेशा हेल्दी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये फीमेल्स के साथ होता है, ये मैंने देखा है। सस्ता तो सबको चाहिए, डिस्काउंट भी चाहिए। एक रेगुलर जो डॉक्टर होता है ना अपना, जिसके पास आप बार-बार 10 बार 15 बार जा रहे हो, तो एक टाइम वो आता है, वो आपको ना समझ जाता है, आपकी बॉडी की नीड समझ जाता है कि ये पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है, तो कई बारी वो आपको चेक करने से पहले मेडिसिन दे देगा, ये आप खा लो ठीक हो जाओगे, होता है ना ऐसा? तो सेम हेयर के साथ भी ये होता है कि जब आप किसी एक स्टाइलिस्ट के पास रेगुलर हो, वो आपकी हेयर की केयर कर रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, ये इस बंदे ने ठीक किया है, हेयर को थोड़ा-सा पहले से बेटर किया है, तो आपको स्विच नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी की एक हिस्ट्री होती है, डॉक्टर हिस्ट्री देख के ही दवाई देता है, वही इंजेक्शन देगा, वही मेडिसिन, सब कुछ हिस्ट्री देख के देगा। वैसे ही आपकी हेयर की ना एक हिस्ट्री होती है, और वो हिस्ट्री जिस बंदे ने की है, आपकी हेयर का जो काम किया, उसको हेयर की ना हिस्ट्री पता होती है, तो वो उस हेयर की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आगे काम करता है। आप बार-बार स्विच करोगे हेयर ड्रेसेस,
कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। तो उसको आपके बालों की हिस्ट्री नहीं पता कि पहले क्या हुआ था, क्या लगाया हुआ है इन्होंने, क्या करना चाहिए। वो तो प्रेज़ेंट टाइम में देखेगा कि अभी हेयर की सिचुएशन क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करे। तो वहाँ जाके हेयर क्वालिटी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, डैमेज होती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप बार-बार फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहे हो, बार-बार चेंज कर रहे हो। तो हेयर को भी जब एक नया हाथ मिलता है ना, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो लगभग मैं 13 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो 7 या 8 साल से मेरे साथ कनेक्ट है। और आप सच बता रहा हूँ कि उनके हेयर अमेज़िंग है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, डेंसिटी बहुत अच्छी है। मैं इसलिए नहीं कि मैंने किया है, इसलिए कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर कोई मेरे पास 8 साल से आ रहा है ना और फिर उसके हेयर ख़राब हो रहे हैं, तो उसकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है। क्योंकि उसने तो मुझे मेरे पे ट्रस्ट करके छोड़ दिया था कि तू देख, आप देखो, आप सँभालो। लेकिन फिर अगर हेयर ख़राब हुआ है तो फिर वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन अब कोई मेरे पास कभी आ रहा है, उसके बाद फिर वो कहीं और चला गया, फिर कहीं और चला गया। ऐसे क्लाइंट्स की ना तो कोई जल्दी से वैल्यू करता है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि जो क्लाइंट बार-बार स्विच करता है, जो भी, और ऐसे क्लाइंट्स के हेयर सबसे ज़्यादा डैमेज भी मिलेंगे आपको। क्योंकि हर बार एक नया हाथ मिलता है, हर बार एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। हो सकता है उस जो भी बंदा नया खड़े भी काम कर रहा है, नॉलेज है या नहीं है, उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, हो सकता है फ्रेशर हो। तो जितना भी किसी एक अच्छे एक्सपर्ट पर्सन ने उसके हेयर को जितना भी अच्छा केयर किया होगा, रिपेयर किया होगा, और आपने स्विच किया किसी दूसरे पर्सन पे जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस बंदे की सारी मेहनत को ना एक बार में ख़राब कर देगा। खराब कर देंगे। और फिर आप ब्लेम किसको करोगे? पहले वाले को, कि वो कर रहा था, उसकी वजह से अभी तक मेरा हेयर कभी ठीक ही नहीं हुआ। तो इसलिए गाइज़ मैं बोलना चाहूँगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अगर आप किसी भी स्टाइलिस्ट के पास जा रहे हो रेगुलर और आपको लगता है कि आपका हेयर हेल्दी है, क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, तो स्विच मत करो बार-बार। और अगर किसी को आपके पास आना हो तो? डेफ़िनेटली अगर मेरे पास आना है तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, या इंस्टा पे हमारा पेज है, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हो और आप अपना अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या कभी ऐसा वक़्त आया कि जब आपको लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और उस वक़्त आपने अपने आप से किया था? मतलब एक टाइम था जब मतलब समझ में नहीं आ रहा था लाइफ में कि यार लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। वो था एक स्कूल टाइम का टाइम था, वो 11th-10th के आसपास की बात है। अब प्रेशर था कि कुछ डिफरेंट करना है, नहीं तो फैमिली धक्का देके बोलेगी कि भाई वही कर जो सब कुछ चलता रहा है अभी तक घर में, आर्मी की तैयारी कर ले। जैसे मोस्ट ऑफ दी हम इंडियंस की जो थिंक रहती है कि भाई नौकरी तो सरकारी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर था स्टार्टिंग से। मुझे था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग ही करना है, जो मेरे पूरे ना खानदान, मेरी हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। तो वैसा कुछ मैं सोच के चलता था। तो जब बार बार चीज़ें दिमाग में चल रही होती है ना कि आप क्या क्या करो, तो वो टाइम मुझे लगता है वो सबकी लाइफ का सबसे टफ टाइम रहता है। जब बंदे को पता ही नहीं होता, बंदा बहुत कंफ्यूज रहता है कि यार हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा टफ टाइम था, जब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार मैं किस करियर पे फोकस करूँ, किस चीज़ पे फोकस करूँ। उस टाइम गिटार भी पकड़ लिया था, हेयर की जर्नी भी स्टार्ट हो गई थी, और छोटे-मोटे और भी चीज़ें जो है लगी रहती हैं। तो वहाँ तो बड़ा पज़ल हो गया था कि यार क्या करना चाहिए? बट फाइनली फिर मुझे ये हेयर का इंडस्ट्री ज़्यादा समझ में आया, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, बेटर ऑप्शन है, पैसा भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा कमाने के लिए, तो फिर अपने इधर आ गए। जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सैलून है, बहुत सारे सैलून हैं। आप अपने काम को कैसे अलग बनाते हैं? आपका सिग्नेचर स्टेप? मेरा सिग्नेचर स्टेप ये है कि मैं ना कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ कि सामने वाले को चाहिए क्या? और हमारी इंडस्ट्री या इवन कोई भी इंडस्ट्री ना, लोगों को ना बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। राइट। ना सुनना नहीं चाहते। जब तक आप अपने क्लाइंट्स की नीड्स को सुनोगे ही नहीं, तो समझोगे कैसे? और जब तक समझोगे नहीं तो दे कैसे पाओगे उसको? तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अपने क्लाइंट के साथ ना मैं कनेक्ट कर पाऊँ, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसको समझ पाऊँ। तो ये मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल है कि मैं चुप रहता हूँ, पहले मैं सुनता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझे करना क्या है, उसको चाहिए क्या? बस किसी तरीके से आप काम करो। इवन मुझे लगता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप अपनी क्लाइंट्स की ना रिक्वायरमेंट तो समझो ना। आप रिक्वायरमेंट्स को समझने के बाद अगर काम करोगे तो मे बी आप ज़्यादा अच्छा दे पाओगे। आप सुन रहे नहीं हो और करे जा रहे हो, या बोले जा रहे हो, सामने वाले की बातें आप समझने ही नहीं चाह रहे, तो आप क्या कर पाओगे? तो वही चीज़ है बस। मतलब कोई भी चीज़ कभी भी इंसान केवल भरोसे के ही बल पे आगे बढ़ता है। बिल्कुल, तो आपको पहले अपने क्लाइंट का ना ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। कोई अगर आपको अपनी बॉडी का एक पार्ट, हेयर भी एक पार्ट है।
वो आपके हाथों में दे रहा है और वो आपके साथ 3 से 4 घंटे तक बैठा है, तो इट मीन्स कि वो बंदा फेथ कर रहा है आप पे, भरोसा है उसे आप पे, तभी वो आपके साथ बैठा हुआ है। और आप उसकी बातें सुने बिना ही कुछ भी किए जा रहे हो, फेथ खराब होगा, डैमेज होगा, फेथ नहीं करेगा, मेबी वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हो, तो पहले क्लाइंट को सुनो और उसको समझो। आपके करियर का सबसे प्राउड मोमेंट? मेरे करियर का सबसे प्राउड मोमेंट एक था, जब मैंने किसी के मुँह से सुना था कि तेरे पापा बोल रहे थे कि यार लड़का निकल गया मेरा। ऐसा क्या हुआ था? मैं बोलना चाहूँगा, मैंने हार्ड वर्क करके, मतलब एक बार जब मैंने अपना एक छोटा-सा घर खरीदा अपने पैसों से, मुझे लगता है कि मेरी जैसी एज में ना लोग जॉब के पीछे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं इधर-उधर, उनको पता नहीं होता किस डायरेक्शन में जाना है। तो वहीं मैंने अपनी मेहनत से अपना एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, एक सैलून भी ओपन किया। उसके बाद फिर जब मैंने घर लिया, तो मेरे पापा ने किसी को बोला था कि लड़का सही से चला गया मेरा। मैं पापा पापा को लगता था कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या इवन उनको मेरा काम उस टाइम इतना समझ में नहीं आता था। वो इंडियन मेंटालिटी की क्या कर रहा है, बालों का काम कर रहा है, बाल काटेगा, ये वो है। लेकिन मैंने ठीक है अपने हार्ड वर्क से उनको, मैंने कभी मुँह से जवाब नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सोचता था कि मैं काम इतना अच्छा करूँगा कि उनको पता चले कि हाँ, इसने जो भी चूज़ किया है वो बहुत अच्छा चूज़ किया है। तो जब मैंने अपना खुद का घर छोटा-सा खरीदा तो लिया, और पापा को जब मैं वहाँ लेके गया, पापा के कोई फ्रेंड थे, पापा उनको बोल रहे थे कि मैं, मुझे लगता था कि ये गलत जा रहा है, लेकिन इसने जो किया वो अच्छा किया। तो वो मोमेंट जो था वो मेरे लिए बड़ा मतलब मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ कि यार ठीक है, पापा के भले ही उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली बोला, वो मुझे समझ में आ गया कि पापा को है भरोसा, और अच्छा लगा कि आज के टाइम पे जैसे लोग धीरे-धीरे 25-26 की उम्र में आते तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा पीछे छोड़ देते हैं। हाँ, उस उम्र वही में आप वही ग्रो वही करके वही दिखाया। चीज़ है, क्योंकि